हमारा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस चैप्टर ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हुआ था, बचा हुआ है। अभी इतनी जल्दी बेचारा हमारा साथ छोड़ के नहीं जाएगा। साथ निभाना साथिया। ओके जी। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस किया था, फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल और सोशल स्ट्रेस तक हम लोगों ने कर लिया था कम्प्लीटली। ठीक है जी। और इसके बाद जो है हमें सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के ऊपर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर आना है, जो कि है पेज नंबर 56 पे। इस पे आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 56 पे। हाँ जी। ओके। तो अब जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था, चूँकि ऑब्वियसली मंडे को हुई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो था, सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का क्वेश्चन अलग है आपका। फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर, सोशल प्रेशर इसमें आ जाता है। एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस अलग है। बाई चांस, ठीक है, आप इस पर लिख लीजिए, याद रहेगा, क्योंकि एक तो 4 मार्कर के आसपास का, 3 मार्कर के आसपास का क्वेश्चन है। अगर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस पूछा है और आपने लाइफ इवेंट, हैसल्स या ट्रॉमेटिक इवेंट्स की जगह आपने फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर लिख दिया है या सोशल प्रेशर लिख दिया है, तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप दोनों याद कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लिखना है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर, सोशल प्रेशर लिखना होगा। तो इस बात का कृपया करके ध्यान रखिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में इन्होंने यही बताया कि वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स हमारे होते हैं, कंडीशंस होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। ऑब्वियसली पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है। एंड इसमें मेजर जो स्ट्रेसफुल इवेंट अब आपके हो जाते हैं, किसी का जिसको आप पसंद करते हो, जो आपका वेरा नियर डियर वन है, उसकी डेथ हो जाना, आपकी पर्सनल इंजरी। ठीक है, डेली के हैसल्स हैं, लड़ाई झगड़ा, ये वो, ट्रैफिक वगैरह, ये सब चीज़ें भी जो हमारे सोर्स ऑफ स्ट्रेस की तरह काम कर रही होती है। लाइफ इवेंट्स इन्होंने क्या बोला है कि चेंजेस आपकी लाइफ में छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं, सडन एंड ग्रेजुअल भी होते हैं। वी लर्न टू कोप विद स्मॉल एवरीडे चेंजेस, बट मेजर लाइफ इवेंट्स कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे डिस्टर्ब अ रूटीन एंड कॉज अपहीवल। तो हमारी ज़िंदगी उथल पुथल कर देते हैं, डेली बेसिस पे होता है। ऑब्वियसली अगर हम इस तरीके से सारी चीज़ों को स्ट्रेस मानने लगेंगे तो हमारी लाइफ बेकार हो जाएगी। तो कहते हैं कई ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं जो कि प्लान्ड होते हैं, कई होते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनप्रिडिक्टेड होते हैं। जैसे ब्रेकअप हो गया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कोई छोड़ के चला गया, सो एंड सो, किसी की सडन डेथ हो गई, तो ये बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाते हैं। वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद देम एंड विल बी मोर प्रोन टू द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। इनफैक्ट आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कई बार ऐसा रहा है, जैसे मेरे पीछे पुराने स्टूडेंट्स रहते थे, तो उनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है और बीच में किसी के पेरेंट की डेथ हो गई है, 3-4 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके लिए ट्रॉमेटिक हो जाता है। तो कई बहुत इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देख के चलनी पड़ती है। फिर हैसल्स के बारे में बात आती है, तो दीज आर द पर्सनल स्ट्रेसेस वी एंड्योर एज इंडिविजुअल ड्यू टू हैपनिंग्स इन आर डेली लाइफ। तो ये आपके लिए भी कॉमन है, मेरे लिए भी यहाँ पे है। आपके नॉइजी सराउंडिंग्स, कम्यूटिंग, क्वारलसम नेबर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक स्नल्स, ये सब हैसल्स की तरह काम कर रहा होता है। और आप अटेंडिंग टू वेरियस एमरजेंसीज और डेली हैसल एक्सपीरियंस बाय अ हाउसवाइफ। देयर आर सम जॉब्स इन विच डेली हैसल्स आर वेरी फ्रीक्वेंट। दीज डेली हैसल्स में समटाइम्स हैव डिवास्टेटिंग consequences for the individual who is often the one coping alone with them, as others may not be even aware of them as outsiders. तो हमें अब जैसे इस टाइम पे भी लोग बोल रहे हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे लोगों के पास काम नहीं है, बट स्टिल जो है स्ट्रेस चल ही रहा है, कुछ ना कुछ उनके पास आ जाता है। ठीक है, तो उनसे निपटना पड़ता है। हमें नहीं पता, हम बोलते हैं ये तो बंदा फ्री बैठा है या इनके पास कोई काम नहीं है, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता। ये भी देख के हमें पता चलना पड़ता है। तो एज अ आउटसाइडर हम शायद सामने वाले की प्रॉब्लम को ना समझ पाए। तो द मोर स्ट्रेस पीपल रिपोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डेली हैसल्स, द पुअरर इज देयर साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो आप डेली ट्रैफिक में फंस रहे हो, डेली चीची पैपै हो रही है, डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप स्ट्रेस में आ ही जाते हो, और ऑब्वियसली आपका बॉडीली वेयर एंड टेयर आपको देखने को मिलेगा, आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो ये दिक्कत आपको यहाँ पे रहती भी है। ठीक है जी। फिर बात आती है आपके ट्रॉमेटिक इवेंट्स की। ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो ऑब्वियसली ट्रॉमेटिक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकते हैं। इसमें इन्होंने यहाँ पे आपका बताया, जैसे आग लग सकती है, फायर है, ट्रेन है, रोड एक्सीडेंट है, रॉबरी है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, नेचुरल डिजास्टर्स किसी भी सॉर्ट ऑफ, ये सब चीज़ें जो है आपको जो है अगर लंबे टाइम तक आपको लग रहा होता है कि मैं इससे कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको स्ट्रेस में डाल देते हैं। एनजाइटी, फ्लैशबैक, ड्रीम्स, इंट्रूसिव थॉट्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही होती है। एंड सीवियर ट्रॉमा कैन ऑल्सो स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। प्रोफेशनल हेल्प विल बी नीडेड टू कोप विद देम, स्पेशली इफ दे परसिस्ट फॉर मेनी मंथ्स आफ्टर द इवेंट इज ओवर। तो जैसे कई लोगों को जो ये स्ट्रेस झेल नहीं पाते हैं, उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, और फिर उनको जो है प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती भी है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये इन्होंने
यहाँ पे बात करिए ट्रॉमेटिक इवेंट्स की, तो ये सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है, लाइफ इवेंट, हैजल्स और ट्रॉमेटिक इवेंट्स, इसको आप अलग से मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। इसमें इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस के साथ ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 4 मार्कर भी आया हुआ है, 6 मार्कर भी आया हुआ है, बट बीच बीच में से भी कुछ आ जाता है यहाँ पे। बड़ा सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इमोशनल लेवल पे इन्होंने इफेक्ट के बारे में बात करी है, आपको मूड स्विंग्स, एरेटिक बिहेवियर और जो है फैमिली और फ्रेंड से एलियनेशन की तरह से थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। इन सम केसेस दिस कैन स्टार्ट अ विशियस सर्कल ऑफ डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। सब एग्जांपल्स ऑफ जो है इसमें आपको देखने को मिलता है एंजाइटी, डिप्रेशन, फिजिकल टेंशन एंड साइकोलॉजिकल टेंशन एंड मूड स्विंग्स आपको यहाँ पे इमोशनल इफेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। ओके फिर उन्होंने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बताया, तो व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज प्लेस्ड अंडर फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स सच एज एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। तो ये हार्मोनल लेवल पे और बेसिकली इंटरनल लेवल पे हमारे चेंजेस लेकर आता है। ये हार्मोन लेवल आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर में चेंजेस लेके आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस लेके आते हैं, एंड दिस फिजिकल रिएक्शन विल हेल्प अस टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली व्हेन वी आर अंडर प्रेशर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द बॉडी इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा सही रहता है, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो रही है, काम है, तो स्ट्रेस में होकर आप काम कर लेते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म ही ऐसे ही चलता रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा खतरा साबित होता है। एग्जाम्पल्स अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, स्लोइंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ एयर पैसेजेस इन द लंग, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के। कॉग्निटिव इफेक्ट में अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो मेंटल ओवरलोड हो सकता है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस की वजह से साउंड डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पाते, फॉल्टी डिसीजन आप नहीं ले पाते, फॉल्टी डिसीजन आप घर पे ले पाते हो, करियर में नहीं ले करियर में ऐसा ही चल रहा होता है, वर्क प्लेस में चल रहा होता है, लड़ाई झगड़े, फेलियर, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें हो रही होती है। और कॉग्निटिव इफेक्ट आपका ये भी हो जाता है जो है पुअर कॉन्सेंट्रेशन, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। और बिहेवियरल इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेस जो है आपको काफ़ी लेवल पे जो है एक ज़्यादा आगे जाके भी इफ़ेक्ट करता है। आप जो है खाना नहीं खाओगे या लेस न्यूट्रिशंस फूड लोगे, स्टिमुलेंट्स लेना शुरू कर देते हो, कैफ़ीन है, एक्सेसिव कंजम्पशन, सिगरेट है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, और ट्रैंकुलाइजर्स में बेसिकली ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं रहता, इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, डिजीनेस है, एंड आपका डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न भी रहता है, इंक्रीज एब्सेंटिज्म भी रहता है, एंड काम भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो 4 इफेक्ट्स हैं, कभी कभी स्पेसिफिक कोई 2 भी पूछ लेते हैं या वैसे भी रैंडम 2 पूछे चले जाते हैं, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, ओके। स्ट्रेस एंड हेल्थ नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आप सारी बाकी जो चीज़ें रीड कर लीजिएगा, बस इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बर्नआउट है। पेज नंबर 59 पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ बर्नआउट। तो इसमें इन्होंने बोला है मेंटल, आपको क्या होता है जब ऑब्वियसली स्ट्रेस में बॉडी रहती है या आप खुद इंडिविजुअल स्ट्रेस में रहता है तो मेंटल एग्जॉस्टेशन हो जाती है, आप इरिटेट आपको लगता है, आपको जो है इरिटेशन बढ़ चुकी है, एंजाइटी है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस वाली फीलिंग आ रही होती है। तो ये जो फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एग्जॉस्टेशन होता है इसको हम लोग बर्नआउट के नाम से जानते हैं। तो ये 1 और 2 मार्कर है, काफ़ी बार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो ये मार्क कर लेना। फिजिकल लेवल पे एग्जॉस्टेशन, इमोशनल लेवल पे एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे इसको हम लोग बर्नआउट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। उसके बाद बात जो है स्ट्रेस एंड हेल्थ में आप बाकी रीड करना, बर्नआउट यहाँ से आया हुआ है, उसमें से कुछ नहीं आता। अब जो है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस मॉडल के बारे में बताया हुआ है, और ये गैस मॉडल काफ़ी बार, लगभग 6 से 7 बार जो है बोर्ड्स में आ रखा है, इंपॉर्टेंट है। 6 मार्कर में ही आया है यूजली, 4 मार्कर में भी अगर आता है तो इसको एज इट इज़ ही लिखना होता है विद क्रिटिसिज्म, लास्ट पैराग्राफ में इसके क्रिटिसिज्म ही लिखा हुआ है। ठीक है, वो बताया हुआ है इन्होंने। तो कहते हैं इसमें हेंस सैलिए जो कि फादर ऑफ स्ट्रेस थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये देखा भी प्रैक्टिकली कि जब प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के अंदर बॉडी रहती है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो सबसे पहले सैलिए ने क्या किया, जो है कुछ एनिमल्स को हाई टेम्परेचर, एक्सरेज एंड इंसुलिन इंजेक्शन दिए लेबोरेटरी में, उनको नोट किया कि इनकी बॉडी में क्या चेंजेस हमें नज़र आएंगे। और साथ के साथ इसने ये भी नोट किया
He also observed patients with various injuries and illnesses in hospital. Selye noticed a similar pattern of bodily response in all of them. He called this pattern the general adaptation syndrome. तो गैस मॉडल या जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है कि चाहे आपने लेबोरेटरी सेटिंग में कोई काम किया हो, चाहे आपने जो है पेशेंट्स को देखा जो हॉस्पिटल में एडमिट है सिवियर पेन के साथ है, उनका बॉडी पैटर्न सेम है. इसके हिसाब से गैस मॉडल क्या कहता है, 3 स्टेजेस हैं, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉसेशन. ठीक है, एग्जॉशन. तो ये 3 स्टेजेस में हम लोग जो हमारी बॉडी काम करती है. अलार्म रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी तरीके का स्टिमुलस या स्ट्रेसर होता है एक्सटर्नल. स्ट्रेसर एक्सटर्नल भी हो सकता है, क्लाइमेट, वेदर, ट्रैफिक, इंडिविजुअल सिचुएशन, ऑफिस प्रेशर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनली कॉर्टेक्स सिस्टम. दिस ट्रिगर द रिलीज ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस. तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आना शुरू होती है. अब यहाँ पे आप तैयार हो जाते हो, क्या आपको इंडिविजुअल को रेडी है, ही और शी इज़ रेडी फॉर फाइट और फ्लाइट. ये 1 मार्कर में भी आया हुआ है. फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए आप कब तैयार हो जाते हो, तो अलार्म रिएक्शन में होता है. तो आप तो या तो स्ट्रेस, अगर आपको लग रहा है ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, तो आप फाइट कर रहे हो. आपको लग रहा है नहीं बस की हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं सो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो ये फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है आपका कहला देता है. ठीक है, तो इस केस में आपका ये जो है, अगर इस स्टेज में रहोगे तो अलार्म रिएक्शन के नाम से ये जाना जाता है. रेजिस्टेंस स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस स्टेज शुरू हो जाती है. पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, तो सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को अडेप्ट कराने की कोशिश करता है कि अगर स्ट्रेस है, जैसे उसमें एक एग्जाम्पल दिया होता है कि आप भाग रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी ना उस हिसाब से एडजस्ट कर जाती है, लंग्स पंप हो रहे हैं, हार्ट पंप हो रहा है. जैसे ही आप रिलैक्स होने की कोशिश करोगे तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपको रिलैक्स कर देता है. ठीक है, आपकी बॉडी को नॉर्मल करने की कोशिश करता है. तो ये क्या बोलता है कि अपनी बॉडी का आप ढंग से यूज़ करें. ऑर्गेनिज्म मेक्स एफर्ट्स टू कोप विद द थ्रेट एज थ्रू कॉन्फ्रंटेशन. थोड़ा कन्फ्रंट भी किया और बट अपने आप को थोड़ा सा जो है नॉर्मल करने की भी कोशिश करी जाती है. और एग्जॉशन में कॉन्टिन्यूड अगर एक्सपोजर रहता है आपका सेम स्ट्रेसर का, जितने और एडिशनल स्ट्रेसर का, इसकी वजह से आपकी बॉडी ड्रेन आउट होना शुरू हो जाती है. आप 3rd स्टेज में पहुंच जाते हो. फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम थे, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस, यहाँ पे इनएक्टिव हो जाते हैं. और आपको जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और काफ़ी सारी रिलेटेड जो है हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं. प्रॉब्लम ये वाली शुरू हो जाती है. तो ये जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम हेंस सेलिये ने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे इस तरीके से किया था. बट सेलिये के मॉडल को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया. उसने बोला कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इन्होंने बोला, इसको बड़ा लिमिटेड रोल दिया गया है स्ट्रेस में. रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि साइकोलॉजिकल अप्रेजल करना इवेंट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमने पढ़ा था पीछे भी प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल के बारे में. एंड लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेस को, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो ऐसा नहीं है सारे लोग जो है सब परेशानी हो जाते हैं. ठीक है, तो कई लोगों का स्ट्रेस को जो है डील करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है. वो आराम से काम कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनसे. ठीक है, तो ये पूरा आपको लिखोगे, एज इट इज़ लिखोगे, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 to 7 टाइम्स ये आया हुआ है बोर्ड्स में, तो आप लिख भी लेना, याद रहेगा. ओके, स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम. तो इसमें जो है स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम के बारे में आप बताया. अब बेसिकली इसी से थोड़ा सा इसको आगे रिलेशन बताया कि स्ट्रेस का आपका इम्पैक्ट इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है. और इनफैक्ट ये ऐसे काफ़ी केसेस देखे गए हैं जिससे अब इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो लोगों को कैंसर होने के चांसेस हो गए हैं. और भी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं. तो कहते हैं स्ट्रेस आपको इलनेस क्रिएट करेगा बाय इम्पेयरिंग द वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम. और इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि जो है आप आराम से अपनी हेल्दी लाइफ जी सको. अगर इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा तो हेल्दी लाइफ आप नहीं जी पाओगे. तो इम्यून सिस्टम गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स बोथ विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड. साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, ये 1 मार्कर है, प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा. इट फोकसेज ऑन द लिंक्स बिटवीन द माइंड, ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम. इट स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इम्यून सिस्टम, कि स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, उसके बारे में बताया हुआ है. द वाइट ब्लड सेल्स विद इन द इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज सच एज वायरसेस. जैसे अभी हम लोग वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना, तो शायद जो बेसिकली इसमें वाइट ब्लड सेल आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट ऑल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. तो आपने अभी जो है कोविड-19 एंटीबॉडीज़ के बारे में भी शुरू होगा, तो इससे हमारी एंटीबॉडीज़ भी बनती है. देयर आर सेवरल काइंड ऑफ वाइट सेल्स और ल्यूकोसाइट्स विद इन द इम्यून सिस्टम, इंक्लूडिंग टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स. टी सेल्स जो करते हैं वो इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. टी हेल्पर सेल्स आपकी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. और इट इज़ दीज टी हेल्पर सेल्स दैट आर अटैक्ड बाय द HIV,
the virus causing acquired immunodeficiency syndrome. B cells produce antibodies. Natural killer cells are involved in the fight against both viruses and tumors. तो ये यहाँ पे आपका इफेक्ट होता है जैसे टी हेल्पर सेल्स, तो जब ये अटैक हो जाएंगे तो HIV जो है होने के, एड्स होने के खतरा आपको बढ़ जाता है, ये उन्हें बताया, ठीक है। और आगे भी कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए। तो कहते हैं स्ट्रेस can affect natural killer cytotoxicity, which is a major importance in defense against various infections and cancer. Reduced level of natural killer cell cytotoxicity have been found in people who are highly stressed, including student face important examination, bereaved person, a severely depressed person. Studies reveal that immune functioning is better in individual receiving social support. तो आपका social support अगर बढ़िया है तो आपको कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और कहते हैं changes in the immune system will have more effect on health among those whose immune system was already weakened. तो जिनका वीक है तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिलेगी, ये तो हमें पता ही है। और जैसे थोड़ा सा आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ऑब्वियसली लिखना नहीं होता, कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज अकम्पनीड बाय नेगेटिव इमोशन एसोसिएटेड बिहेवियर इंक्लूडिंग डिप्रेशन, हॉस्टिलिटी, एंगर एंड aggression. Negative emotion states are of particular concern to the study of the effect of stress on health. The incidence of psychological disorders such as panic attack and obsessive behavior increasing with the build of long term stress. तो स्ट्रेस ज़्यादा होएगा हाँ जी, स्ट्रेस अगर ज़्यादा होएगा तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा यहाँ पे नज़र आएगी और आपको ये जो है इम्यून एक्टिविटी आपकी ख़राब हो सकती है। वरीज कैन रीच सच अ लेवल दैट सरफेस एज फ्राइटनिंग पेनफुल फिजिकल सेंसेशन विच कैन बी मिस्टेकन फॉर अ हार्ट अटैक. People under prolonged stress are more prone to irrational fears, mood swings and phobias and may experience fits of depression, anger and irritability. These negative emotions appear to be related to the function of immune system and our ability to interpret our world and to invest that interpretation with personal meaning and emotion have a powerful and direct effect on the body. तो अगर वही कहते हैं, सिंपल सी बात है, लोग बोल रहे होते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो होते नहीं इंसान, पर आपके थॉट्स पॉजिटिव, आपका जो है आपका थॉट पैटर्न, ठीक है, आप कैसे सिचुएशन को समझ रहे हैं, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्थ तक आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कम पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। ओके, अब बात आती है इसमें लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल आपको रीड करना है, इसमें से कुछ नहीं आता है, सिर्फ पैथोजेंस मार्क है, हाईलाइटेड है, पैथोजेंस को आप याद कर लीजिएगा, वैसे बोर्ड्स में से इसमें से कुछ नहीं आया है। ये स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम, अब जैसे मैं आपको एक बार फटाफट एक बार गो थ्रू भी करा दूँ। स्ट्रेस हमने पढ़ा, नेचर ऑफ स्ट्रेस हमने पढ़ा, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑन हेल्थ के साथ स्ट्रेस आता है 6 मार्कर 4 मार्कर, फिर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम अलग से आ जाता है 4 and 6 मार्कर, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेस इन द इम्यून सिस्टम आ जाता है 4 and 6 मार्कर। तो ये इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन रहे हैं, और अगर ये सब नहीं कवर होते, अब ये सब अगर नहीं कवर होते तो कोपिंग विद स्ट्रेस आता है, क्योंकि जैसे स्ट्रेस आ गया और कोपिंग विद स्ट्रेस आ गया, कि स्ट्रेस है और स्ट्रेस के क्या तरीके हैं, कोप कैसे कर सकते हो। तो डायनेमिक आपका ये जो है स्ट्रैटेजी होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है जिससे आप कोप अप करके चल सकते हो। तो इसमें एंडलर और पार्कर की तो आपके बिल्कुल सामने दी हुई है 61 पेज पे, 3 तरीके हैं, टास्क, इमोशन, अवॉइडेंस, और पीछे लेजारस एंड फोकमैन की दी हुई है प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशन फोकस। सिंपल है, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंड थोड़ा सा ही हमारा चैप्टर बचा है, वील ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर जो है आपके कोई डाउट्स है तो वो ले लेते हैं। तो अब क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, जो कि होता ही है, अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं, किसी का ओपन बुक चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, ठीक है, किसी को कुछ टेंशन हो रही है, किसी को कुछ हो रही है, सब कुछ चला जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आपको कोप अप करके भी चलना पड़ता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबसे पहले उन्होंने बताया कोपिंग क्या है, डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है स्ट्रेस के लिए। It is a set of concrete responses to stressful situation or event that are intended to resolve the problem and reduce stress. तो ये क्या करता है, कोपिंग मैकेनिज्म किसी भी तरीके का हो सकता है, और करा ये जाता है इसमें कि आप जो है कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज या रिएक्शन आप दे रहे होते हो, ताकि आप जो है किसी भी जो भी सिचुएशन आपके सामने चल रही है उसको आप कोप अप करके चलो। The way we cope with stress often depends on rigid deep-seated beliefs based on experience. When we caught in a traffic jam, we feel angry because we believe that traffic should move faster. To manage stress, we often need to reassess the way we think, learn and coping strategy. तो अब इसको करने के लिए ऑब्वियसली हमें जो है काफ़ी सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, और ईजी नहीं होता, ठीक है, लोगों को लगता है ईजी है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम लग जाता है हम लोगों को। आराध्य कहाँ भाग गए थे तुम? ठीक है, ओके। तो
तो ये बोला गया एंड साथ के साथ इन्होंने बोला कि जो लोग पुअरली कोप अप करते हैं स्ट्रेस के साथ, उनका इम्यून रिस्पॉन्स ख़राब हो जाता है और नेचुरल किलर सेल्स की जो एक्टिविटी डिमिनिश हो जाती है, तो आपको दिक्कत होती है। अब इन्होंने बताया कि 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं एंडलर एंड पाकर की, ठीक है, 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं एंडलर एंड पाकर की, उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बोला है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या कहता है? दिस इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड अबाउट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड देयर प्रोबेबल आउटकम। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग प्रायोरिटीज एंड एक्टिंग एज टू डील डायरेक्टली विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो आपके सामने जो भी जैसे सिचुएशन आती है तो आपका काम है, तो टास्क ओरिएंटेड एक वर्क से रिलेटेड भी हो गया, ठीक है, जो भी आपके सामने काम है। अब वो आपको लगता है जो आपके सामने आ रहा है तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करोगे, आपको लग रहा है क्योंकि वो स्ट्रेसफुल है एंड आप उसके रास्ते चूज़ करने की कोशिश करते हो। जैसे अभी लोग आजकल बच्चे कर रहे हैं, काम करते हैं, पेपर आ रहे हैं, ओपन बुक हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, सर को भेज देंगे, मैडम को भेज देंगे, है ना, आंसर्स मिल जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो और आप देखोगे तो ठीक है, ओहो प्रोबेबल आउटकम ये है कि सर और मैडम तो मेरी मदद कर देंगे, तो हमारा रिलैक्सेशन हो जाएगा, थोड़ा टेंशन जो है ख़त्म हो जाती है। और आप प्रायोरिटीज़ भी डील आउट करते हो, इसमें प्रायोरिटीज़ भी सेट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपना शेड्यूल कर लिया टाइम बेटर और थिंक अबाउट हाउ आई सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो इससे जो है आपकी जो है कोपिंग स्ट्रैटेजी ये वाली अपना लेते हो। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में क्या कहते हैं? दिस कैन इन्वॉल्व एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड टू कंट्रोल वन इमोशन। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व वेंटिंग फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो आप भड़ास, मन की भड़ास, गुस्सा जो होता है मन में भरा हुआ, किसी के ऊपर निकाल दिया, ठीक है, ये कर दिया, वो कर दिया। और डिसाइडिंग दैट नथिंग कैन बी डन टू चेंज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, टेल माई सेल्फ दैट इट इज़ नॉट रियली हैपनिंग टू मी और वरी अबाउट वट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। तो आप इसमें वेंटिंग फीलिंग्स ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देना। इमोशन ओरिएंटेड में यही किया जाता है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड क्या होता है? दिस इन्वॉल्व डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। प्रॉब्लम है, टेंशन है, वरी है, बट आप बोलोगे छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, छोड़ दो, हमें तो कुछ करना नहीं है। इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस सप्रेशन ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट, जैसे मैंने अभी किया, बाइंग देयर रिप्लेसमेंट बाय सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट। नहीं हो सकता, क्यों मैं अपने आप को टेंशन में आ लूँ, बैठो आराम से, कोई ना कोई तो कर ही देगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर वॉचिंग टीवी, फोन अप अ फ्रेंड और ट्राई टू बी विद अदर पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोग कर रहे होते हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं, तो ये इनको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर लेजारस एंड फोकमैन ने बोला, तो ऑब्वियसली एंडलर एंड पाकर ने अपनी स्ट्रैटेजीज दी है, लेजारस एंड फोकमैन ने अपनी बताई है। उन्होंने बताया कि दे कॉन्सेप्चुअलाइज कोपिंग एज अ डायनेमिक प्रोसेस रादर देन ए इंडिविजुअल ट्रेट। तो इंडिविजुअल ट्रेट नहीं होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, सीखना ही पड़ता है आपको एक तरीके का। Coping refers to constantly changing cognitive and behavioral efforts to master, reduce or tolerate the internal external demand that are created by stressful transaction, ठीक है। तो आप मास्टर करने की कोशिश करते हो, कैसे, क्यों करते हो? क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते। एंड कोपिंग सर्व्स टू अलाउ द इंडिविजुअल टू मैनेज और ऑल्टर अ प्रॉब्लम एंड रेगुलेट द इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू देम रिस्पॉन्सेज को 2 तरीके से बांटा जा सकता है, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रैटेजी है और इमोशन फोकस है। प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ, ठीक है। तो जो आपके सामने आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, उसको डायरेक्टली अटैक करेगा ये, ठीक है। आप करोगे एक्चुअली में, ठीक है, कोई ऐसा और दूसरा अटैक करने को नहीं आएगा, क्योंकि दुश्मन नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। विच इज़ विद बिहेवियर डिजाइन टू गेन इन्फॉर्मेशन टू ऑल्टर द इवेंट एंड टू ऑल्टर बिलीफ एंड कमिटमेंट। दे इंक्रीज द पर्सन's अवेयरनेस, लेवल ऑफ नॉलेज, रेंज ऑफ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव ऑप्शन। दे कैन एक्ट टू रिड्यूस द थ्रेट वैल्यू ऑफ द इवेंट। तो आपको थोड़ी सी समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, आप उस हिसाब से उसके लिए रिएक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड अ प्लान ऑफ एक्शन एंड फॉलोड इट, ठीक है। तो आपने कुछ रास्ता निकाल लिया और आराम से काम किया। इमोशन फोकस स्ट्रैटेजीज कॉल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस डिजाइन प्राइमरली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन कॉज बाय एन इवेंट विद मिनिमल एफर्ट टू ऑल्टर द इवेंट इटसेल्फ। तो इवेंट को चेंज नहीं करोगे, इसमें आप यहाँ पे क्या करते हो, इमोशनल डिस्ट्रप्शन अगर हो रही होती है आपको, उसको थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करो, मैं ज़्यादा इफेक्ट ना हूँ उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड समथिंग टू लेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम। मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना था, टेंशन नहीं लेनी, निकाल दिया मैंने बाहर सारे, ठीक है। सो विद बोथ प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशन फोकस कोपिंग आर नेसेसरी व्हेन फेसिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। रिसर्च सजेस्ट दैट पीपल जनरली टेंड टू यूज़ द फॉर्मर मोर देन द लेटर। तो प्रॉब्लम फोकस को लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इमोशन के बारे में बाद में बात आती है, क्योंकि हमारे देश दुनिया में आजकल जो है इमोशन के कोई मायने नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा अब जो है एक पोर्शन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है स्ट्रेस का, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया था, सारे का सारा ख़त्म हो गया। अब ये लास्ट जो 2 टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि आप फाइनली अगर आप स्ट्रेस में हो, कोप अप करने के लिए इन्होंने बता दिया, बट आजकल लोग जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का भी भरपूर उपयोग करते हैं,
ठीक है, और इससे जो है आप थोड़ा सा अपने माइंड को ठीक कर सकते हो, खुद को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिजिकल इलनेस डिजीज़, क्योंकि स्ट्रेस कहते हैं साइलेंट किलर है, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, अल्सर है, डायबिटीज़ है, इवन कैंसर को भी लिंक किया गया है कि आप स्ट्रेस की वजह से कैंसर बॉडी में पैदा हो जाता है। और लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप स्ट्रेस को ख़त्म भी कर सकते हो। हालांकि लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से ही स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो कहते हैं स्कूल इंस्टीट्यूशन इसलिए कंसर्न होते हैं। सबसे पहले इन्होंने रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताए हैं, इसमें बायो फीडबैक, CBT, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड्स में रेगुलरली अलग से भी कवर हो रखे हैं, तो आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बायो फीडबैक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, CBT आपको अलग से भी कवर किया जा सकता है। वरना स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक भी जैसे 4 और 6 मार्क्स में आता है, 3 मार्कर में भी आता है। जैसे इंडिपेंडेंट आ गया तो 3 मार्कर में आ गया, तो उस हिसाब से कभी 2 कभी 3 आपसे ये पूछ लेते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है, इसमें ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैं स्ट्रेस क्यों ही दूंगा आपको, ठीक है, ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नॉट स्ट्रेस, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये सारी चीज़ें बड़ी इजी है। रिलैक्सेशन टेक्निक में इन्होंने बोला कि एक्टिव स्किल है जो कि सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस को ख़त्म करता है और इलनेस के चांसेस को भी घटा देता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई डिजीज़ के जिनको चांसेस होते हैं उनको कम करने की कोशिश करता है। यूजली रिलैक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, प्रोग्रेसेस अप टू द फेशियल मसल्स इन सच अ वे दैट द होल बॉडी इज रिलैक्स्ड। डीप ब्रीदिंग इज यूज्ड along with the muscle relaxation to calm the mind and relax the body, है ना। तो स्पा कराओ, मसाज कराओ, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, मज़ा आएगा थोड़ा सा दुनिया के। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है। मेडिटेशन लोग करते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। योगिक मेथड है, कंसिस्टेड ऑफ सीक्वेंस लर्न टेक्निक फॉर रीफोकसिंग ऑफ अटेंशन दैट ब्रिंग्स अबाउट एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, आपके जो है कॉन्शियस में बदलाव आता है। इट इन्वॉल्व सच एज थॉरो कॉन्सेंट्रेशन दैट द meditator becomes unaware of any outside stimulation and reaches a different state of कॉन्शियस। तो आप थोड़ा सा बदलाव इसमें लेकर आते हो अपने शरीर के अंदर, फोकस ऑफ अटेंशन भी चेंज करते हो, तो अकॉर्डिंगली जो है आपका जो ये बेकार सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बायो फीडबैक है, काफ़ी बार 1 मार्कर आया हुआ है बायो फीडबैक, और इसके साथ साथ जो है आपका 3 मार्कर में भी बायो फीडबैक काफ़ी बार आया हुआ है। तो कहते हैं इट इज़ अ प्रोसीजर to monitor and reduce the physiological aspect of stress by providing feedback about current physiological activity and is often accompanied by relaxation training। तो एक्चुअली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है, कई बार लोग ध्यान नहीं देते, जब लोग ध्यान दे भी रहे होते हैं उनको पता भी होता है, तो ये बायो फीडबैक मैकेनिज्म का ही यूज़ कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल फीडबैक गिवन टू आवर बॉडी, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो आप ये देखते हो फीडबैक अबाउट करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, अभी क्या चल रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है। लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों का शुगर बढ़ जाता है, लोगों के हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, तो करंट है। इसमें क्या करोगे, अब ये चीज़ हो गई है तो आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। बायो फीडबैक ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस, डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ द पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आपका बीपी बढ़ गया तो आपको पता करना ज़रूरी है, उसको कैसे कंट्रोल हो, दवाइयाँ खा लो, वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जिम चले जाओ। तो रिलैक्स करने का तरीका है, क्वाइट कंडीशन बैठे, अकेले बैठे हैं, ठीक है, सुहाना मौसम, सुहाना सफ़र, आज चले कहीं हम लोग घूमने, कहीं है कहीं ना कहीं, तो गाने सुन लिए, लाइट हो गए थोड़ा सा, एंड ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू द डेली कंडीशंस ऑफ एवरी लाइफ, क्योंकि आपको रेगुलरली फिर करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे भी जैसे बीच में काफ़ी टाइम पहले 16 के आसपास की बात है, 2016 की, तो उस टाइम पे मेरा बीपी बहुत शूट कर गया था। तो व्हाट आई डिड, थोड़ा सा मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, सुबह जल्दी उठता था, वॉक पे चला जाता था, तो काफ़ी जो है मायने में फिर वो ठीक हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिला। तो ये बायो फीडबैक है, बट बायो फीडबैक करंट को आप देखते हो एंड फिर आपको डेली उसको यूज़ करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, 1 मार्कर में काफ़ी पूछा हुआ है, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ये, तो इफेक्टिव टेक्निक है, आप स्ट्रेस से डील कर सकते हो। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट यूजेस इमेजरी एंड इमेजिनेशन। तो इमेजेस एंड इमेजिनेशन का यूज़ करके क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हो। तो जैसे अभी मैंने रिसेंट में एक क्लाइंट में कोई क्लाइंट मेरे पास आए थे, ठीक है, तो साइकोलॉजी में तो क्लाइंट ही बुलाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हाईली ऑन मेडिकेशन और रेगुलर था उनका, जो साइकोटिक ड्रग्स लिया करते थे, डॉक्टर ने रेकमेंड करा था, बट एडिक्टिव हो गए थे। जैसे अभी हमने ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि पीछे था बिहेवियरल इफेक्ट्स में, तो एडिक्शन था। तो मैंने उनको जो है मेडिटेशन एक पहली थेरेपी बताई और दूसरी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की, क्योंकि जैसे अभी काम वाम में भी सफ़र कर रहे हैं, तो मैंने बोला आप अपने गोल लो, गोल को अचीव करने के लिए आधा घंटा बैठो, क्रिएटिवली विजुअलाइज करो, ये अपन जैसे टाइम लगेगा 10-10, 15-15 मिनट का स्केड्यूल बना लो और उसके बारे में सोचो
कि मेरा ये काम है, मैंने सेट कर लिया, लोग काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, सब चीज़। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक्चुअली में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसको उनको ये बात समझ आई तो और उन्होंने वो चीज़ शुरू करी, ठीक है। सो बिफोर विजुअलाइजिंग वन मस्ट सेट वन सेल्फ अ रियलिस्टिक गोल एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब ऐसा नहीं है तो बोलोगे यहाँ बैठे हैं और डिज्नी वर्ल्ड क्या बोलते हैं वो देख रहे होते हैं, फैंटास्टिक बीस्ट, नहीं वो कौन है, ब्यूटी एंड द बीस्ट, और उसमें महल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैठे हुए हैं और बोलते थे वो वाला महल बनाएंगे। तो इमेजिनेशन अगर करनी है तो रियलिस्टिक इमेजिनेशन करना है जो कि एक्चुअली में सामने है, पता चले बोल लो कुछ और वो फिर परेशान हो जाए, उससे स्ट्रेस हो जाए, भाई साहब ये तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। इस रियलिस्टिक गोल रखने का पर्पस ये होता है क्योंकि अचीव करोगे तो खुद को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इट इज़ ईजियर टू विजुअलाइज अगर आपका माइंड क्वाइट है, बॉडी रिलैक्स्ड है, आईज आर क्लोज्ड। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द अनबिडन थॉट्स एंड प्रोवाइड्स द क्रिएटिव एनर्जी नीडेड फॉर टर्निंग एन इमेजिन सीन इनटू रियलिटी। तो बहुत लोग इसको यूज़ भी करते हैं। इनफैक्ट सीक्रेट पढ़ाई जाती है, सीक्रेट, उसमें भी ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यूज़ किया जाता है कि आपको अगर अपने गोल्स को पूरा करना है तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आप करें तो मज़ा आएगा आपको थोड़ा सा, है ना। ओके, और कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स है, ये हमने CBT वाला चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा सा बताया हुआ एक्सप्लेन करके कि कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स आजकल यूज़ करी जाती है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। दिस टेक्निक्स एम टू इनोकुलेट पीपल अगेंस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड developed by Michael Baum. The essence of this approach is to replace negative and irrational thoughts with positive and rational ones, ठीक है। तो अभी पीछे गौरांगी ने भी मुझसे पूछा था, उनके टेस्ट में आना था, तो इरेशनल थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको ठीक करा जाए। इसमें 3 फेजेस होते हैं, आप उसको असेस करो, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, एंड एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू। तो आपको ना कई चीज़ें एक्चुअली स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो असेसमेंट इन्वॉल्व डिस्कसिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, सीइंग इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन एंड क्लाइंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सामने वाला जो क्लाइंट था वो किस तरीके की सिचुएशन था, उसके नज़रिए से मुझे समझना था। स्ट्रेस रिडक्शन इन्वॉल्व लर्निंग द टेक्निक्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस, कैसे आप स्ट्रेस खत्म कर सकते हो। मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है, बायो फीडबैक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, CBT, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें। एंड स्ट्रेस ऑफ रिड्यूस सच एज रिलैक्सेशन एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शन, इन सब के थ्रू जो है आप काम कर सकते हो। और एक्सरसाइज बोला जाता है, हम तो करते नहीं है, मैं भी नहीं करता, आप लोग भी नहीं करते होगे शायद, ठीक है। तो आप उसको कर लीजिएगा और ये आप पढ़ भी लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मतलब ईजी है, बचपन से जो है हम लोग लिखते भी हैं इसके ऊपर पैसेजेस में, तो हमें तो बड़ा आता था। हेल्थ इज़ वेल्थ, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, संस्कृत में लिखिए, यही करते रहते थे हम लोग, ठीक है। तो ये आप ये मार्क कर लेना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इंडिपेंडेंटली 3 मार्क, कंबाइंड 4 and 6 मार्क्स, या तो सारा ही करना है, बट जो ज़्यादातर जो है बायो फीडबैक, CBT एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपका ज़्यादा आ रखा है, ठीक है जी। ये इन्होंने यहाँ पे बताया। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो सेकंड लास्ट टॉपिक छोटा सा हमारा बचा है, वो है एक सबसे पहले प्रमोटिंग पॉजिटिव एंड हेल्थ एंड वेलबींग, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। ये कोबासा ने दी है, ठीक है, नाम ही बड़ा अजीब सा है, कोबासा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है 3 कंट्रोल्स के बारे में बात यहाँ पे करी है, बेसिकली 3 ट्रेड्स के बारे में बात करी है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। हार्डनेस ट्रेड्स भी इसको बोला जाता है। तो कहते हैं रिसेंट स्टडीज़ बाय कोबासा, इससे ये पता चला दैट पीपल विद हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है बट लो लेवल ऑफ इलनेस, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इलनेस नहीं होगा, दे शेयर 3 कैरेक्टरिस्टिक विच आर रेफर्स टू पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ हार्डनेस, ठीक है। उसमें क्या है, आपका कमिटमेंट, आपका कंट्रोल, आपका चैलेंज, ठीक है। तो कई लोग आप लोगों में से भी कोई करता होगा। अब जैसे मुझे लगता है मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं कोई इलनेस मुझे शायद नहीं होती है, और मैं काम भी कर लेता हूँ, शायद मुझे लगता है, मुझे मतलब जहाँ तक मैं अपने आप को नोट कर पाऊँ, अपने आप को भी नोट करिएगा आप लोग। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। एक बार जो मैंने अपने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, इनफैक्ट तो पता है जो भी पूरा डायलॉग था, एनीफैक्ट, ठीक है। तो कमिटमेंट। हार्डनेस कहते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ, मेरे लिए, दुनिया के लिए, एंड हाउ टू इंटरैक्ट।
इट टेक्स शेप्स एज अ सेंस ऑफ पर्सनल कमिटमेंट टू व्हाट यू आर डूइंग एंड सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर योर लाइफ। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को आपको कंट्रोल करना है एंड द फीलिंग ऑफ चैलेंज। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटीज हैव कंट्रोल विच इज अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ, कमिटमेंट टू वर्क, फैमिली, हॉबीज एंड सोशल लाइफ, एंड चैलेंज दैट इज सी दैट दे सी चेंजेस इन लाइफ एज नॉर्मल, पॉजिटिव रादर देन एज अ थ्रेट। ठीक है, इस तरीके से लोग देख के चलते हैं। तो कहते हैं एवरीवन डज नॉट हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनी ऑफ अस टू रीलर्न स्पेसिफिक लाइफ स्किल्स इन एरियाज सच एज रैशनल थिंकिंग, असर्टिवनेस टू इक्विप आवरसेल्व्स बेटर टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो कई लोगों को सीखना पड़ता है, कई लोगों को एक बार में समझ नहीं आता है, तो टाइम लग जाता है। तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी 4 मार्कर का क्वेश्चन है। 1 मार्कर में हार्डीनेस कंट्रोल, ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी का ये आया हुआ है, कुबासा ने क्या दिया था, तो 3 C's आपसे पूछ लेते हैं। कंट्रोल, कमिटमेंट एक मिस कर दिया, तो कंट्रोल, कमिटमेंट एंड चैलेंज है, इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं। अब क्या होता है, स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए आपको लाइफ स्किल्स भी सीखने को मिलते हैं। लाइफ स्किल्स बेसिकली क्या है, बोर्ड्स में तो डिफाइन करने के लिए कभी नहीं आया, बट यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर द एबिलिटीज़ फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली डिमांड्स एंड द चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, और जो अगर हम डेली अगर किसी चीज़ से कोप अप करने की कोशिश करेंगे तो हम कितने प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, हमें वो देख के चलना पड़ता है, अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है। इसमें इन्होंने बोला असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग, इंप्रूविंग रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो assertiveness says that it is a behavioral skill that helps you communicate clearly, confidently your feelings, needs, wants and thought. It is ability to say no to a request, to state an opinion without being self-conscious, or to express emotions such as love, anger, etc. openly. If you are assertive, you feel confident, you have high self-esteem and a solid sense of your identity. तो ये कहते हैं मन में जो बात है आप कह दो, घबराना नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है बोलो, बेकार लग रहा है बोलो, किसी से प्यार करते हो बोलो, नहीं करते हो बोलो, क्लियर रखो सारी टर्म्स, जिसके साथ जैसे भी रखोगे तो आपको क्या होगा, कोई भी थॉट अगर पीछे रह जाता है, होल्ड करके रखते हो, तो सोच सोच के आपको परेशानी होती है, परेशानी होगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो चेंजेस दिखेंगे। तो असर्टिवनेस इज बेसिकली डेक्लेरेटिव, इसको बोलते हैं डेक्लेरेशन, बोलते रहो, सबको बताते रहो, सही है, गलत है, ये है, वो है, तो आपका काम जो है चलता रहता है। टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, फिर भी कोई नहीं करता है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ा के क्या ही करूँगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो टाइम मैनेजमेंट में बस इन्होंने ये बोला कि अपना टाइम जो है जिस तरीके से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ये वाली। तो लोग पूछते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, तो जब आपके पास 2 रास्ते होते हैं, आप बोलते हो छोड़ो जी, पढ़ाई कौन करेगा, कुछ और कर लेते हैं, तो या फिर आप जो है दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देना शुरू कर देते हो। रैशनल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है जायज़ सोच। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, ये कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वो कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो कई चीज़ें हम लोग बोलते भी हैं, करते भी हैं। तो कहते हैं कई स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है कि हमारी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है। द वे यू थिंक एंड द वे यू फील आर क्लोजली कनेक्टेड। When we are stressed, we have an inbuilt selective bias to attend to negative thoughts and images from the past. कि पीछे तो ऐसे हो गया था, अभी ऐसा हो जाएगा तो क्या होएगा, और हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर उससे ख़राब हो जाता है। कहते हैं अगर रैशनल थिंकिंग आपको करनी है, आपको डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को चैलेंज करना पड़ेगा, इरैशनल बिलीव्स को हटाना पड़ेगा, नेगेटिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स को ख़त्म करना पड़ेगा, एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखना पड़ेगा। आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है करके अपना चलेंगे। रिलेशनशिप्स इंप्रूव करो, आपके रिश्ते जहाँ ख़राब हो जाते हो, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिकेट करिए, बात करिए, डिस्कस करिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। करनी है, साथ रहना, साथ रहिए, नहीं तो नहीं। तो पुरानी रिश्तेदारी कुछ है, कई लोग बहुत इसके पीछे परेशान हो जाते हैं, तो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट एंड सॉर्ट आउट। नहीं तो आपको क्या होता है, जेलसी, एंगर, ये सब आता रहता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। सेल्फ केयर, अपनी चिंता करनी है आपको। ठीक है, तो if we keep ourselves healthy, fit and relaxed, we are better prepared. Our breathing patterns reflect our state of mind and emotion. When we are stressed or anxious, we tend towards rapid and shallow breathing from high in the chest. The most relaxed breathing is slow, stomach centered and dome-like muscle between the chest and the abdominal cavity. Environmental stress like noise pollution, space, light, color can all exert influence on our mood. These have noticeable effect on our ability to cope with stress and well-being. ठीक है, तो सेल्फ केयर आपको खुद का टेक केयर करके रखना ज़रूरी है। नेगेटिव लोगों के बीच में ना बैठूँ, अच्छा खाऊँ, अच्छा पहनूँ, अच्छे लोगों के बीच में रहूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अनहेल्पफुल हैबिट्स जो है आपको ख़त्म करनी है। जैसे मैंने एक किसी को समझाया भी था, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप ना, एक बड़ी हैबिट है परफेक्शनिज्म। तो लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज़ अ परफेक्ट पर्सन। तो परफेक्शनिज्म की तरफ ना भागे,
प्रोक्रेस्टिनेट ना करें. दीज आर द स्ट्रैटेजीज टू हेल्प टू ओवरकम इन टू कोप इन द शॉर्ट टर्म बट विच मेक वन मोर वल्नरेबल टू स्ट्रेस. परफेक्शनिस्ट अ पर्सन हु हैव गेट टू थिंक एवरीथिंग जस्ट राइट, बट होता नहीं है. आप सोच लोगे ऐसा हो जाएगा, बट उसके बाद कुछ और रह जाएगा, कुछ और रह जाएगा, कुछ और रह जाएगा. They have difficulty in varying standards according to factors such as time available, consequences of not being stable to work, effort needed. They are more likely to feel tense and find difficult to relax, are critical of self and others. Avoidance is to put the issue under the carpet and refuse to accept or face. Avoidance क्या, छोड़ दो, दबा दो, ख़त्म करो, बाद में देखी जाएगी. तो कई लोग जो टल्ला दे देते हैं उसको प्रॉब्लम होती है. अभी लेटेस्ट में जैसे क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मेरे फ्रेंड्स, जैसे मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री में थे, तो उन्होंने बस अवॉइड कर दी चीज़ें कि पता ही है रेंट तो दे नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया था, तो ठीक है मकान मालिक से बाद में जाके बात कर लेंगे. लेटर ऑन जब वो 4-5 महीने बाद जाके बात करते हैं, क्योंकि पहले कम्युनिकेट नहीं किया हुआ था, तो प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी. तो मकान मालिक ने बोला नहीं हमें तो किराया भी पूरा चाहिए, ऐसे ही करना है, वैसे भी करना है. तो अवॉइड भी नहीं करना है आपको, ठीक है. तो ये अभी मैंने लेटेस्ट की प्रॉब्लम है तो मैंने बता दिया. प्रोक्रेस्टिनेशन में यही है, पुटिंग ऑफ व्हाट वी नो वी नीड टू डू. ठीक है, मम्मी बोलती है बेटा ये कर ले, नहीं बाद में कर, कल करेंगे मम्मी, कल संडे है, संडे आ जाएगा मम्मी, आज तो रिलैक्स करेंगे, मंडे को करेंगे, है ना. वीकडे वहाँ से शुरू होता है, ठीक है. सो आई विल डू इट लेटर. ये सब चीज़ें नहीं करनी है. तो ये आपको जो है लाइफ स्किल्स अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं ये वाली अपनी लाइफ में, तो मज़ा आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ, बढ़िया तरीके से, ठीक है. एंड ये एक आगे एक पोर्शन शुरू हो रहा है, ये बोर्ड्स में नहीं आया है बट ये सैम्पल पेपर में अभी पीछे 2-3 बार आ चुका है कि वेरियस फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. अंडरलाइन कर लेना, ठीक है. और इसमें एक लाइन और भी लिखी हुई है, लास्ट में देखेंगे, फैक्टर्स दैट एक्ट एज अ स्ट्रेस बफर एंड फैसिलिटेट पॉजिटिव हेल्थ. हाँ, तो ये ऐसे पूछा हुआ था कि स्ट्रेस बफर्स या जो है ये पॉजिटिव हेल्थ जो बना के रखेंगे वो क्या है. आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल सपोर्ट, ठीक है. डाइट नॉर्मली हमें पता है, न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में बोला है, नॉट वेरी जो है जंक फूड पे रहिए, नॉट वेरी जो है जैसे कई बार जो एक्जॉटिक फूड्स होते हैं उसकी तरफ भी नहीं. बैलेंस न्यूट्रिशन बरकरार रखना ज़रूरी है. एक्सरसाइज पीछे आ गया. पॉजिटिव एटीट्यूड पे आ जाइए. पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये दोनों सिंपल थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. पॉजिटिव हेल्थ और पॉजिटिव वेलबींग आप पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही रख सकते हो. एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं. सम ऑफ द फैक्टर्स इनको बताया इन्होंने क्या, हैविंग फेयरली एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, पता हो अच्छे से ये सच्चाई है. अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ अदर. अब दूसरा कुछ बोल रहा है, आपने उठा के मार दी, ईंट के डंडा खींच के मार दिया, सर फोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को. टेकिंग क्रेडिट फॉर सक्सेस, एक्सेप्टिंग ब्लेम फॉर फेलियर, तो ऐसा नहीं है दूसरों के ऊपर थोप दो, अरे यार मैं तो करके गया था, उसने तो नहीं करा, उसकी वजह से मैं फेल हो गया, उसकी वजह से पास हो गया, उसकी वजह से मुझे बिजनेस लॉस हो गया. ये सब चीज़ें नहीं करनी. एंड फाइनली बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर. जैसे मैं मारता रहता हूँ कुछ ना कुछ फालतू के जोक्स, ठीक है, विद द एबिलिटी टू लाफ एट वन सेल्फ. तो मुझे मैं खुद पे भी हंसता रहता हूँ, ठीक है. आज मैम ने मुझे सुबह सुबह बड़ी गंदी सी फोटो भेजी, तो कहते कैसे से लग रहे हो, बेकार से. मैंने बहुत सुंदर लग रहा हूँ भाई साहब, इससे सुंदर व्यक्ति ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली ये मेरा वहम भी हो सकता है, बट आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ ब्यूटी क्वीन, तो बोलना गलत हो जाए, ब्यूटी किंग या. ओके, सो सी थिंग्स इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव. तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव भी आपका होना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है. तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है. और पॉजिटिव एटीट्यूड तो बेसिकली जैसे हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था, सेट ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज़ हो जाते हैं. थिंकिंग भी होना ज़रूरी है. एटीट्यूड तभी बनेगा जब थिंकिंग आप पॉजिटिव रखोगे, ठीक है. धीरे धीरे. तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इसको बहुत जगह जो है बोला भी गया, रखा भी गया. लोग बोलते हैं, जैसे लोग, कई लोगों ने, क्रिटिक्स ने बोला है कि यार पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है. भैया एक्चुअली में बहुत कुछ होता है. आपका जितना, जैसे मैंने एक बार सेमिनार लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, वन लाइफ वन चांस करके, हाँ वन लाइफ वन चांस करके सेमिनार था मेरा, मेरे अपने NGO के थ्रू ही था. तो उसमें एक बंदा आया था, तो उसको ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ही बात कर रहे थे. तो उसने ये बताया कि ना सर मैंने एक चीज़ आज रियलाइज़ करी. उसने ये बात बताई, कहता कि मेरी लाइफ में ना मैंने एक ना नेगेटिव पैटर्न का ना वो बना रखा है. मेरे नेगेटिव पैटर्न का मैंने ना एक सीरीज़ बना रखी है. कहते हैं मैं ना सोचता रहता हूँ और एग्जैक्टली वही नेगेटिव थिंकिंग करता हूँ और एग्जैक्टली वही मेरे साथ होता है. जैसे ही मैं नेगेटिव, जितना नेगेटिव मैं सोचूंगा उतना वैसा ही का वैसा मैनिफेस्ट हो जाता है. तो एक्चुअली में आप उसके उल्टा सोच सकते हैं. आपके पास भी आप पॉजिटिव जितना सोचोगे ऐसा ही मैनिफेस्ट होगा. तो ये हमारी अपनी पावर होती है, थॉट्स की पावर होती है, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखिए अपने साथ भी. तो चाहे वो कीर्ति, गौरांगी, अदिति, पलक, दिशा, चैतन्य, गुनगुन, आराध्या, जो मर्जी है. इनफैक्ट मैं तो बहुत करता हूँ,
ठीक है। तो जो है मैनिफेस्ट करता हूँ। आज तक मुझे याद है कि इनफैक्ट कि पहले तो बड़ा बेकार पैटर्न था मेरा, आई रिमेंबर, ठीक है। तो ओवर द पीरियड टाइम 2014 ऑनवर्ड ये थोड़ा सा ठीक ठीक होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो मैं हर चीज़ के लिए पॉजिटिव था और मैंने बहुत चीज़ें इस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से अचीव करी है। इनफैक्ट द थिंग्स विच आर अराउंड मी, ठीक है, और लोग विच आर अराउंड मी एक्चुअली में वो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग का ही है। मतलब आई थॉट फॉर इट, ठीक है, और मैंने सोचा और मैंने धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करा और वो हुआ भी कंप्लीट, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे। तो ऐसा होता है। तो ऑप्टिमिस्ट बनिए, फेवरेबल आउटकम रहेगा और इनके जो है कोप अप करने की एबिलिटीज़ भी बड़ी डिफरेंट होती है। पेसिमिस्ट जो है प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है, इनको मज़ा नहीं आता। तो पॉजिटिव थिंकर्स की वजह से आपको चेंज दिखेगा। सोशल सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोशल सपोर्ट होता है कि आपके आसपास कितने सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और आपकी टेक केयर करके चल सकते हैं। और एक आपका बेसिकली सोशल सपोर्ट रहता है। एक तो परसीव सपोर्ट होता है कि इतना क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलबींग, वेयर एज सोशल नेटवर्क द क्वांटिटी ऑफ सोशल सपोर्ट इज़ अनरिलेटेड टू वेलबींग बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, डिमांडिंग टू मेंटेन अ लार्ज सोशल नेटवर्क। परसीव्ड है, ठीक है, हमने किसी से बात कर ली, कोई मेरे लिए अवेलेबल है बात कर। सोशल नेटवर्क कई बार बड़ा हो सकता है, जैसे मेरा बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है क्योंकि मैम और मैं स्कूल के सेम थे, कॉलेज भी ऑलमोस्ट सेम ही रहा, सारे लोग जो है वहाँ से लेकर आज तक, ठीक है। तो सेम जो है मतलब फेसबुक पे भी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड लगभग 600 हैं, ठीक है। तो इतने लोगों को हम कॉमन जानते हो, पता नहीं कितने लोगों को जानते हैं, सबके साथ मिलना जुलना भी रहता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। स्टडीज़ क्या रिवील करती है, विमेन एक्सपोज टू लाइफ इवेंट स्ट्रेसेस हु हैड अ क्लोज फ्रेंड वर लेस लाइकली टू बी डिप्रेस। तो आपके अगर अच्छे दोस्त होंगे, अच्छा नेटवर्क होगा जो आपको सपोर्ट कर ले, तो आपको स्ट्रेस होने के चांसेस कम हो जाए। इनफैक्ट आपकी फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पे करता है, ठीक है जी, तो इससे कम होगा। और सोशल सपोर्ट, आज ये दिशा के पेपर और पलक के स्कूल में एंड गुनगुन के स्कूल में क्वेश्चन भी आया हुआ था। सोशल सपोर्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैंजिबल सपोर्ट। तो पैसे वाला क्वेश्चन आया हुआ था स्निग्धा का, आई थिंक शायद ऐसा कुछ करिए। तो उसने अपनी मेड को, गीता को जो है 5,000 रुपये दे दिए क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये कौन से तरीके का सपोर्ट हुआ, टैंजिबल सपोर्ट हुआ। मनी, गुड्स, सर्विसेज आप दे सकते हो, फंड दे सकते हो, एड दे सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने नोट्स दे दिए, है ना, पॉइंट्स मार्क कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए, पढ़ाई का तरीका बता दिया, ये सब चीज़ें हैं। एंड आपको जब स्ट्रेस हो रहा होता है तो आप थोड़े से बुरा फील कर रहे हो तो एनजाइटी होती है, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम है। सपोर्टिव फ्रेंड्स आपको और फैमिली जो है आपको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। तो इमोशनल सपोर्ट इन्होंने बोला बाय रीअश्योरिंग द इंडिविजुअल दैट ही और शी इज लव्ड, वैल्यूड, केयर्ड फॉर। रिसर्च हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सोशल सपोर्ट इफेक्टिवली रिड्यूसेस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। देयर इज अ ग्रोइंग एविडेंस दैट सोशल सपोर्ट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल वेलबींग। जनरली सोशल सपोर्ट लीड्स टू मेंटल हेल्थ बेनिफिट बोथ फॉर द गिवर एंड रिसीवर, ठीक है। अच्छा दें, अच्छा मिलेगा, बेकार देंगे कुछ चीज़ें तो बेकार मिलेगी, ठीक है, नॉट गिफ्ट, ठीक है, थॉट्स, है ना, और केयर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये उन्होंने बताया। ओके, सो मैं फ्लो में चल गया था और बहते मैंने चैप्टर ही पूरा कंप्लीट करा दिया। एक सेकंड देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। हाँ जी, ठीक है, पूरा हो गया चैप्टर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, स्पेशली नए बच्चे हमारे, गौरांगी, चैतन्या, पलक और कीर्ति। आप लोगों को स्पेसिफिकली कोई डाउट है, जितना हमने पढ़ा है समझ आ गया? कीर्ति आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। सर मेरे को आ गया। ठीक है गौरांगी, ठीक है। चैतन्य आपको क्लियर है? सर इसमें मेरे को एक डाउट है। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, उसी के बेसिस के उसी की वजह से जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होगी, तो फिर यहाँ लाइक इट्स इंटरडिपेंडेंट टाइप। तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग दो अलग अलग पार्ट्स में से। हाँ, दो अलग अलग पार्ट्स एक्चुअली ना। एटीट्यूड एक सेट ऑफ जो है हम लोग आइडिया या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, एक अलग चीज़ है। पॉजिटिव थिंकिंग एक अलग चीज़ है, क्योंकि देखो ऐसा होता है क्या है कि ना, इंसान अपनी जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ये बोला जाता है कि ना आप कर्मा जो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कर्मा इज़ योर थॉट्स, योर वर्ड्स, योर एक्शंस, योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड एक्शन। तो इंसान सबसे पहले क्या होता है, अपनी सोच से बना होता है, ठीक है। आप इनफैक्ट अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे,
एटीट्यूड शायद आप बाद में देखेंगे, आप देखेंगे उस बंदे की सोच क्या है, वो क्या रखता हो, उनसे कहीं से उसकी सोच की वजह से आप उसका एटीट्यूड शायद जान भी सकते हो, शायद नहीं भी जान सकते हो, दोनों चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं अगर कंसिडर करता हूँ तो थिंकिंग सबसे पहले मायने रखती है, देन एटीट्यूड की बात आती है। बिकॉज अगर आप सोचोगे वैसा तभी आप पॉजिटिव एटीट्यूड आप बना पाओगे। आप रखोगे पॉजिटिव, मेरा तो एटीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ मेरा एटीट्यूड चैतन्य की तरफ पॉजिटिव है, चैतन्य की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, सारी नेगेटिव थिंकिंग बाकी सारे लोगों की तरफ है। तो एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है, ठीक है। तो थिंकिंग पॉजिटिव सबकी तरफ भी लोग मानते हैं, नहीं भी होता है, दोनों, तो दोनों चीज़ें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने एटीट्यूड और कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग एज अ कॉन्सेप्ट अलग अलग समझा रखा है, मेरे मायने में जो मैं समझता हूँ। आइए, ठीक है चैतन्य, यस सर। ओके ओके, ठीक है। पलक हो यहाँ पे, चले गए? तो वो वाईफाई कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ तक सुना था, मैंने देखा भी नहीं। और सर बस वो डिस्कनेक्ट हुआ है था, उसने आपने 2 मिनट में फिर कर ही दिया था जब चताने ने क्वेश्चन ही पूछा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो यही चैप्टर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, ठीक है, क्लियर ओके, है। ठीक है। ओके, सो